आइए अब बात करते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक की। इसका नाम है कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। इन क्रांतियों को बहुत ही ध्यान से पूरे मनोयोग से पढ़िएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। परीक्षाओं में इसी टॉपिक से क्वेश्चंस हर परीक्षा में आ जाते हैं। ये क्लास 7 की बात नहीं है, ये इंटर की बात नहीं है, कंपटीशन की बात नहीं। हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन में, हर जगह ये क्रांतियाँ पूछी जाती हैं। हमको लगता है कहाँ से प्रश्न आ गया, दोस्तों यहीं से प्रश्न आता है। प्रश्न यहीं से आता है और इन्हीं प्रश्नों को गलत करके हम फिर अपने कर्म को दोष देते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, या हम सफल क्यों नहीं होते, हम टॉपर क्यों नहीं बनते हैं। देखते हैं पहली क्रांति, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि यानी कि ट्रेमेंडस ग्रोथ। कृषि क्षेत्र में ज़बरदस्त ग्रोथ अगर देखने को मिलती है, यानी कि जो खाद्यान्न होते हैं, खासतौर पर गेहूँ, चावल, इनके खाद्यान्न को उत्पादन को बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करा दी गई, उसी को बोला जाता है हरित क्रांति। आप लोग जानते होंगे जो हरित क्रांति के जनक रहे हैं उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम था? नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। याद कर लीजिए दोस्तों, परीक्षा में बहुत आता है। अगर पूछा जाए कि हमारे देश में, हमारे अपने प्यारे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। खाद्यान्न का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा, इससे कृषि क्षेत्र में तेज़ी से ग्रोथ हुई, इसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। और यह लाल बहादुर शास्त्री जी की पहल थी और उसी पहल के तहत हम लोगों ने एक क्रांति लाई, जिससे कि भारत खाद्यान्न के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना और हमारा देश आगे बढ़ा। पहले हम लोग विदेशों से लाल गेहूँ खरीदते थे। लाल गेहूँ आप समझ रहे हैं, जिसको जानवर भी ना खाए वो हम लोग खाते थे और परेशान रहते थे। आप याद करिए, किस्से हैं, विज्ञान का विषय चल रहा है लेकिन थोड़ा सा जानना हमको ज़रूरी है। लाल बहादुर शास्त्री जी क्या कहते थे? पहले वो खुद भूखे रहते थे, अपने परिवार को भूखा रखते थे, एक टाइम खाना खाते थे। 7 दिन ऐसा रखने के बाद 8वें दिन उन्होंने क्या कहा कि पूरा देश एक बार खाना खाए दिन में, क्योंकि हमारे देश में अनाज उपलब्ध नहीं है। लेकिन उन्होंने वो तकलीफ़ें सही, अपने परिवार को एक टाइम भूखा रखा, एक टाइम खाना खाया, देश को भी अपील की। लेकिन उन्हीं के प्रयास से जय जवान जय किसान का जो नारा आप लोग सुनते होंगे, जवान सेना सीमा पर रक्षा करता है, उसमें चीन के आक्रमण, पाकिस्तान के आक्रमण चल रहे थे, लेकिन जय किसान का भी नारा दिया गया, क्योंकि किसान अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो देश वैसे भी टूट जाएगा, देश आगे बढ़ नहीं सकता है। तो हरित क्रांति का बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है। मैं आपसे कहूँगा कि इसके बारे में आप रिसर्च करें, थोड़ा सा पढ़ें, जानें, समझें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश की क्रांति रही है। जैसे कि आज़ादी ज़रूरी थी, वैसे हरित क्रांति भी बहुत ज़रूरी थी हमारे देश के लिए। अगला आता है, नेक्स्ट टॉपिक बात करें तो श्वेत क्रांति, वाइट रिवोल्यूशन। दूध के उत्पादन में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई। दूध के उत्पादन को ग्रोथ करने में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन से। किससे? दूध के उत्पादन से। नेक्स्ट आती है क्रांति, पीली क्रांति, येलो कलर क्रांति। पीले रंग की क्या होती है? खेतों में जाएंगे आप ठंडी के सीजन में तो खेतों में क्या नज़र आती है? सरसों नज़र आती है। सरसों का फूल कैसा होता है? पीला होता है। या सरसों है क्या? उसमें से तेल निकलता है। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से है। पीली क्रांति संबंध किससे है? तिलहन से है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति यानी कि ब्राउन रिवोल्यूशन, यह उर्वरक से संबंधित है। भूरे रंग का उर्वरक होता है तो उर्वरक की क्रांति को भूरी क्रांति भी कहा जाता है। उर्वरक का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ाया गया है, जिससे कि हर किसान को उर्वरक उपलब्ध हो सके और हरित क्रांति को सफल बना सके। थोड़ा सा मैं टॉपिक को तेज़ी से आगे ले चल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आप भी देख नहीं पाएंगे और इससे जो लाभ मिलना है वो मिल नहीं पाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ और आगे चलते हैं। नीली क्रांति। नीली क्रांति में क्या होता है? मछली, यानी नीली, समुद्र कैसा दिखता है? नीला दिखता है, तो उसके अंदर जो मछली निकाली जाती है तो उसको बोलते हैं नीली क्रांति। तो ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध है मछली के उत्पादन से। तो ये महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हो गई। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास से जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उनकी बात हम करेंगे।
तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। पहला महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति हुई देश में, जिससे कि छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर तरह के मशीनों को बनाने के कारखाने लगे। सूचना प्रौद्योगिकी ने बूम किया। आज हमारे देश के सॉफ्टवेयर क्या हैं, दुनिया में बेचे जाते हैं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। आप लोग जानते होंगे विप्रो है और इन्फोसिस है, बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे। हमारे देश की टेक्नोलॉजी कितने आगे बढ़ गई है। टीसीएस है। इसके अलावा जो रक्षा के यंत्र हैं, डीआरडीओ हमारे यहाँ जो रक्षा के उपकरण बनाती है, डीआरडीओ संस्था है। तो डीआरडीओ ने क्या किया है कि बहुत सारी चीज़ें डिफेंस की मैन्युफैक्चर की हुई हैं। लगातार नए नए प्रयोग करता रहता है डीआरडीओ। तो हमारे देश की शान है डीआरडीओ, यानी कि रक्षा का उत्पादक। अगला है जन संचार में क्रांति आ गई है। पहले लोग कबूतर से चिट्ठी भेजते थे, कबूतर जा जा जा, गाना आप लोगों ने सुना होगा। और इसके अलावा चिट्ठी लिखे या और छोटे मोटे माध्यम थे, कोई घोड़ा से संदेश लेके जा रहा है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है, विज्ञान प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में परिवर्तन कर दिया है। आज हम चाहें तो 2 सेकंड के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में हम किसी से बात कर सकते हैं, लाइव इसको देख सकते हैं। तो जनसंचार के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम किसने किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किया। तो सलाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी को, इसने हमारे जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। अब उसके अंदर जाते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में पार्टिकुलरली काम किया है। नंबर 1 है कंप्यूटर। कंप्यूटर राजीव गांधी के दौर में आया था, लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन वर्तमान में सब लोगों को एक्सेप्ट है। इसने क्या किया है, रेल के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। आपको मैनुअली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे हुए आरक्षण करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर, एक दूसरे से कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इसके अलावा बैंक है। बैंक में पहले केवल हाथ से ही सारे काम हो रहे थे, अब क्या हो गया, पूरे बैंक, पूरे दुनिया के बैंक एक दूसरे से इंटरलिंक हो गए हैं। आप किसी भी बैंक में अपना काम कर सकते हैं। आप कोई बैंक के इस ब्रांच में आप खाता खुलाए हैं, दूसरे बैंक का कहीं एटीएम है, वहाँ पैसा आप निकाल पाते हैं। ये केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है साथियों। बहुत सारे बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं। उन कैलकुलेशंस को करने में बहुत समस्या आती थी, लेकिन विज्ञान प्रौद्योगिकी की देन से वो भी संभव हो गया है। आगे चलते हैं इंटरनेट। दोस्तों, अगर कहें अजूबा तो ये किसी अजूबे से कम नहीं है। आप घर बैठे विश्व के किसी भी कोने में कोई भी सूचना हो, कोई भी डाटा हो, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। आप और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बातें कर पा रहे हैं। इस कोविड पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में अगर शिक्षा का प्रसार हो रहा है तो इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार जो हमारा सिस्टम है इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से ही हम एक दूसरे को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अजीबोगरीब या बहुत ही शानदार, जिसको हम कह सकते हैं, खोज रही देश की। अगला पॉइंट आता है ईमेल। साथियों, ईमेल एक ऐसा माध्यम है जिससे आप तुरंत बिना किसी पैसे के दुनिया के किसी भी कोने में अपना मैसेज भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। दूसरा व्यक्ति तुरंत ऑन स्पॉट, ऑन रियल टाइम उसको प्राप्त कर सकता है, लिखित रूप से, डॉक्यूमेंट के रूप में आप भेज सकते हैं। अगला आता है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। मोबाइल फ़ोन्स तो आज एक सर्वे हुआ था कि जितने शौचालय नहीं हैं देश में, उससे अधिक क्या है, स्मार्टफोन आ गए हैं देश में। तो स्मार्टफोन के माध्यम से इंटरनेट यूज करना, एसएमएस करना, बातें करना, सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, आसान हो गई हैं। तो स्मार्टफोन बहुत ही क्रांतिकारी पर खोज रही है देश की, दुनिया की, जिसके माध्यम से हमारा जीवन बदला है। अगला टॉपिक शुरू होता है, एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। कृषि के क्षेत्र में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, क्या बातें हुई हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट है तो जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट आप समझ रहे हैं, आबादी का बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाना, ग्रोथ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो जाना। तो जो ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ से क्या हुआ, बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। खाने की समस्या, यानी कि फूड ग्रेन्स की समस्या जो हुई है, उसको हल करने का काम किसने किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किया है। आगे चलते हैं। जो विदेश, अब हम क्या कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में काम करने से हम दूसरे देशों को क्या कर रहे हैं, जो खाद्यान्न था उसका निर्यात कर रहे हैं, दूसरे देशों को भेज रहे हैं। आप भी यूज करिए, आप भी इस्तेमाल करिए। पहले क्या था, हम लोग खुद खरीद रहे थे बाहर से। तो ये विज्ञान का कमाल है। ईंधन के क्षेत्र में क्या हुआ है, देखते हैं।
वर्तमान में जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी है, ये क्या हो रहे हैं, इनका इस्तेमाल करना बहुत आसान कर दिया है। पहले भी था डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। विज्ञान तकनीकी ने इसको इस्तेमाल करना आसान कर दिया, इसका उत्पादन करना भी आसान कर दिया। इसके अलावा सोलर कुकर आ गया है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कुकर लाना है, धूप में रखना है और उसके माध्यम से आप खाना बना लीजिए। तो ऊर्जा दक्ष उपकरण का भी प्रयोग बढ़ा है। विज्ञान का है ये देन, विज्ञान की ही देन है। नेक्स्ट आता है चिकित्सा। मेडिकल के क्षेत्र में कौन कौन सी देन है विज्ञान की? अनेक बीमारियों का इलाज करना संभव हुआ है। न जाने कितनी तरह की दवाएं बनाई गई हैं। इन दवाओं का हम इस्तेमाल कर पाते हैं विभिन्न तरह के रोगों से बचने के लिए। कोविड में आप देख रहे होंगे तरह तरह की दवाएं आप यूज़ किए हैं। इसके अलावा प्रतिरोधकता का भी विकास विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। यानी कि जो प्रतिरोध की बात आप समझें तो एंटी, जिसे बोलते हैं वैक्सीनेशन का भी विकास चिकित्सा के माध्यम से हुआ है। हम सभी लोगों ने कोवैक्सीन या कोविशील्ड या कुछ न कुछ जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसको लगवाया होगा। तो ये विज्ञान की ही देन है। अगला है आधुनिक जांच के यंत्रों का भी प्रयोग हम लोगों ने शुरू किया है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब आते हैं, क्या विज्ञान तकनीकी का राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के दौरान क्या भी उसका कोई रोल है कि नहीं है, इसको देखते हैं। तो पहला काम क्या हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी भयंकर मिसाइलों का निर्माण और सफल परीक्षण हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है। जाहिर सी बात है ये विज्ञान की ही देन है। अगला है, युद्ध के समय रॉकेट द्वारा मिसाइलों को छोड़ने की तकनीक का भी टेस्टिंग हो चुकी है। तो ये भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। अगला पॉइंट है, कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए PSLV, GSLV, न जाने कितने रॉकेट्स का टेस्टिंग हो चुका है। आज तो PSLV के माध्यम से हम न केवल अपने उपग्रह दुनिया अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, कक्षाओं में भेज रहे हैं पृथ्वी के, बल्कि दूसरे देशों के भी उपग्रह को ऊपर ले जाने का काम हम कर रहे हैं। इस प्रकार विज्ञान का जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है और इस कृत्रिम उपग्रह को भेजने के लिए मैं सैल्यूट करना चाहूँगा भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों को, उसके कर्ता धर्ताओं को, उनके प्रबंधक को, यानी सारे सिस्टम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया है। इसको हम शॉर्ट में इसरो भी कहते हैं, लोग इसरो के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम सफलता पा रहे हैं। यानी न्यूक्लियर टेस्टिंग के क्षेत्र में भी हम लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं, जो कि डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कभी भी कोई मुद्दा होता है तो पाकिस्तान धमकी देता है परमाणु बम छोड़ देंगे। तो क्या हमारे पास बम अवेलेबल नहीं है? सोचने की बात है, सोच नहीं पा रहा है। कुछ लोगों की सोच ही छोटी होती है तो आप उससे कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वर्तमान में पूरी तरीके से सक्षम होता चला जा रहा है। जहाँ ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, क्योंकि टॉपिक इतना एलेबरेट नहीं कर सकते हैं। इंदिरा गांधी या बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस क्षेत्र में। जब पूरी दुनिया हमको रोक रही थी फिर भी हम लोगों ने सफलता प्राप्त करी है इस क्षेत्र में। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्या कोई नुकसान भी हैं, कोई दुष्परिणाम भी है। कोई चीज़ अगर अच्छी होगी तो दोस्तों याद रखिएगा वो चीज़ नुकसानदायक भी होती है। मोबाइल फ़ोन्स हम लोग यूज कर रहे हैं, अच्छाई भी है और साथ में बुराई भी है कि हम पड़ोसी को नहीं जानते हैं ढंग से, उसकी समस्या नहीं जानते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है सब जानते रहते हैं, लेकिन पड़ोस में क्या हो रहा है ठीक से जान नहीं पाते हैं। तो ये दुष्परिणाम भी आप मान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक में क्या दिया है, तरह तरह के जो इंडस्ट्री लगाई गई है, इंडस्ट्री से वेस्ट निकला, वेस्ट निकलने के बाद क्या क्या सीधा जाके नदियों में मैंने डाल दिया। तो नदी में जलीय जीव रहते हैं, उन जीवों को जल प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनका जीवन खतरे में आ गया है। तो इस दुष्परिणाम से बचने के लिए हमको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो सीवेज वेस्ट है उसको ट्रीटमेंट करके ही उसके पानी को हमको नदियों में डालना चाहिए या जल स्रोतों में डालना चाहिए, नहीं तो भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। अगला नुकसान क्या हुआ है, उर्वरक बनाए गए थे उत्पादन बढ़ाने के लिए, कीटनाशक बनाए गए थे कीटों से रक्षा के लिए, लेकिन हमारे किसान भाइयों ने कुछ अज्ञानतावश कुछ ज़्यादा ही
इन चीज़ों का इस्तेमाल कर दिया है, जिससे जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो क्या करेगी, वो प्रदूषण कर देती है। तो इसका प्रदूषण की समस्या हमारे खेतों में नज़र आती है। अगला है मनोरंजन के साधनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण। आप लोग देख रहे होंगे, कभी मेला होता है, कोई शादी समारोह होता है, इतना तेज़ शोर होता है, इतना तेज़ साउंड बजाया जाता है, जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है। और कुछ लोगों को तो समस्या इतनी आती है कि उनको सुनने की क्षमता ही ख़त्म हो जाती है। छोटे बच्चों को अगर आप तेज़ ध्वनि अगर सुना देते हैं तो उनकी सुनने की क्षमता हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम निकल के सामने आया है। अनावश्यक हॉर्न बजाने से बचना चाहिए, जहाँ आवश्यकता हो वहीं हॉर्न बजाना चाहिए, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। अब ये मत कहिएगा कि सर आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। देखिए, अगर एक सामान्य बातचीत की आवाज़ है तो उसे ध्वनि प्रदूषण आप नहीं कहेंगे, लेकिन अगर एक सामान्य लेवल यानी कि 60 डेसिबल से ऊपर के अगर आप ध्वनि निकाल रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। स्वचालित मशीनों से क्या हुआ है, तरह तरह की JCB आ गई हैं और पता नहीं कितने तरह की मशीन आप लोग देख पा रहे होंगे। पुल निर्माण के समय आप देखिए क्या क्या मशीनें लगती हैं। और इन मशीनों से क्या हुआ है, आप ट्रैक्टर भी ले सकते हैं देखने के लिए। पहले लोग बैल का इस्तेमाल कर रहे थे, रोज़गार मिल रहा था। अब ट्रैक्टर के इस्तेमाल करने से रोज़गार लोगों को कम प्राप्त हो रहा है। तो स्वचालित मशीनों को आने से बेरोजगारी की समस्या आगे बढ़ी हुई है। आगे चलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि शहर क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। शहरों का आकार क्या हो रहा है, पूरा एक्सपेंड कर रहा है। तो अगर शहरों का आकार पूरा फैल रहा है तो जाहिर सी बात शहर के आसपास जितने भी जंगल होंगे, कुछ भी होगा, उसे क्या करेंगे, काटेंगे। जब काटते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। आप लोग दिल्ली का उदाहरण दे सकते हैं। दिल्ली में कितना प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिकरण की तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। इसी के अंतर्गत अगर आप जंगल काटेंगे तो क्या होगा, जो वहाँ पर रहने वाली जो प्रजातियाँ हैं ना, जो जंतु हैं, उनका जीवन बहुत ही संकट में हो जाएगा। सब सोच के देखिए, अगर आप घर तोड़ दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन हम जंगली जानवरों के घरों को तोड़ रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ रहा है। जैसे कि बाघों की संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। इसका रीज़न यही था कि जंगलों की संख्या, जंगलों की जो क्षेत्र था उसको हम लगातार घटाते हुए चले जा रहे हैं, जंगलों काटते हुए चले जा रहे हैं। हालांकि आपको खुशखबरी दे दूं कि बाघों की संख्या अब जो है इंक्रीज होना शुरू हो गई है। लगातार भारत सरकार ने प्रयास किया। 1973 में टाइगर का प्रोजेक्ट लाया गया, जिसके माध्यम से टाइगरों पर काम किया गया। आज करीब 3000 यानी कि 2967 संभवतः संख्या है, 3000 बाघ हमारे देश में पाए जा रहे हैं और पूरी दुनिया में 4000 हैं। यानी कि 2/3 हिस्सा या 75% हिस्सा मान चलिए कि हमारे देश में ये बाघ पाए जाते हैं। चलते हैं, अब प्रश्नों की बात करते हैं। जो कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण हैं इनको हल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बिना प्रश्न हल किए हम किसी टॉपिक को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क की जांच यानी कि किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन है एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपको चुनना है एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे, कमेंट करें, जिससे कि मालूम चले कि आपको इसका प्रश्न का आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर आपने लेक्चर ध्यान सुना है, इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से समझा है, तो जाहिर सी बात ये प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। हमने बात की थी कैट स्कैन, सीटी स्कैन, यानी स्कैनर की बात करी थी। इसका उत्तर होगा बी नंबर, स्कैनर। स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जाँच की जाती है। नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है। दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है। केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या आपके जीवन में कोई उपयोग है। इसका सही आंसर होगा, जाहिर सी बात है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों भी ज़रूरी हैं। विज्ञान नहीं होगा तो प्रौद्योगिकी कैसे काम करेगी, एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगला है, टेलीफोन लाइन्स की सहायता से जुड़ा हुआ नेटवर्क क्या कहलाता है। टेलीफोन लाइन्स होती हैं, उनसे जुड़ा हुआ नेटवर्क क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है स्मार्टफोन, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है
इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, इंटरनेट। टेलीफोन लाइन से की सहायता से जुड़ा हुआ नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। अगला है, मृदा प्रदूषण से कम होता है। मृदा प्रदूषण से क्या कम होता है? पहला है, मृदा कम हो जाती है, खनिज कम हो जाता है, उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो मिट्टी का प्रदूषण होगा उससे क्या कम होगा? मिट्टी कम हो जाएगी, तो जो उसके अंदर खनिज पाया जाता है वो कम हो जाएगा, कि उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, उर्वरा शक्ति कम होगी। यानी कि मिट्टी में जो उत्पादन क्षमता है वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। अब आता है खाली स्थान भरने के लिए। पहला ऑप्शन है, पहला का नंबर है, द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच की जाती है। किसके द्वारा जांच की जाती है शरीर के अंदर के भागों की? एंडोस्कोप के द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच की जाती है। अगला है, खाली स्थान और खाली स्थान मनोरंजन के साधन है। मनोरंजन साधन कौन कौन से हैं? मोबाइल और कंप्यूटर आदि मनोरंजन के साधन हैं। अगला है, ढेकुली और राहट किसके पारंपरिक साधन हैं? ढेकुली और राहट का इस्तेमाल पहले करते थे लोग पानी को बाहर निकालने के लिए, यानी कि सिंचाई के पारंपरिक साधन रहे हैं, लेकिन वर्तमान में इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगला है, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को खाली स्थान कहते हैं। कृषि की उपज बढ़ेगी, खाद्यान्न बढ़ेगा, उत्पादन, उसे क्या बोलते हैं? हरित क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? विज्ञान के रूल्स एंड जो थियरीज है उसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं, उनका यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो आप खाली स्थान इनको इस तरीके से भर लेंगे। वाक्य मिलान आया है, देखते हैं। ईमेल है, कृत्रिम उपग्रह है, मनोरंजन के साधन बढ़ने से। अगला है, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल और एलपीजी। ये चारों ऑप्शंस हैं। और इसके साइड में जो ऑप्शन दिए हैं, मिसाइलें, खाना पकाने का गैस, कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति, दूरसंचार व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण। तो ईमेल का क्या होगा? दूरसंचार व्यवस्था हो गई। एक को चौथे में मिला देंगे। कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह से का संबंध किससे है? इसको देखेंगे, कृत्रिम उपग्रह क्या है। कृत्रिम उपग्रह के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो कंप्यूटर से संबंध तो इसका नहीं है। ईमेल का संबंध कंप्यूटर आधारित संचार युक्ति से है। सॉरी, जो का नंबर है, ईमेल का संबंध है कंप्यूटर आधारित संचार युक्ति से, और खा नंबर है कृत्रिम उपग्रह। ये क्या है? दूरसंचार व्यवस्था है। मनोरंजन के साधन बढ़ने से क्या हुआ है? ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल क्या है? मिसाइलें हैं। और एलपीजी से क्या हुआ है? खाना पकाने की, जो इसको गैस बोलते हैं, एलपीजी को खाना पकाने की गैस। चलिए अगला चलते हैं। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? व्हाट इज प्रौद्योगिकी? इसका अर्थ है विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों द्वारा मानव के हित में संसाधनों का बनना ही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है, देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों द्वारा दैनिक जीवन में हितकारी साधनों का निर्माण प्रौद्योगिकी द्वारा ही संभव हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों द्वारा दैनिक जीवन में हितकारी साधनों का निर्माण प्रौद्योगिकी द्वारा संभव हुआ है। ये इसका आंसर हुआ। अगला है, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के बारे में, आधुनिक कृषि मशीनों, आधुनिक बीजों, उर्वरकों, पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि के उपज में आशातीत वृद्धि ही हरित क्रांति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? इसका आंसर होगा, देखते हैं। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसे मिसाइलों
का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा होने वाले आक्रमण से हमको प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही कृत्रिम उपग्रहों द्वारा सुदूर संसूचन भी संभव हो सका है। यानी दुनिया में कहीं भी आप सेंसिंग कर सकते हैं, दूसरी जगह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से जो कौन कौन सी हानियाँ होती हैं उनको हमको बताना है। देखते हैं कौन कौन सी हानि है। उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है, वेस्ट होता है, उससे कि जल प्रदूषण होता है। कृषि में उर्वरक कीटनाशक के प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। स्वचालित मशीनों से बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होती है। जंगलों की कटाई से पर्यावरण प्रदूषण होता है एवं अनेक प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा भी होता है, क्योंकि जंगलों का लगातार अंधाधुंध कटाई जारी है। इन्हीं कटाई की वजह से बहुत सारे खतरे भी पैदा हो गए हैं। बात करते हैं इंटरनेट क्या है। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? इसका आंसर है, विश्व के जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, छोटे बड़े कंप्यूटर्स हैं, ये एक नेटवर्क यानी कि टेलीफोन लाइंस के माध्यम से जुड़े होते हैं। समुद्रों में मोटी मोटी केबल्स डाली गई हैं, उन्हीं केबल के माध्यम से एक दूसरे से कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। हमको लगता है मोबाइल फ़ोन्स वायरलेस होते हैं। मोबाइल फ़ोन और जो हमारे नज़दीकी टावर होते हैं वहाँ तक का जो कम्युनिकेशन है वहाँ पर कोई वायर नहीं होती, वायरलेस होता है। बाकी उस टावर से लेके जहाँ आप फ़ोन करते हैं वहाँ के टावर तक सारा केबल के माध्यम से ट्रांसमिशन होता है। और इंटरनेट समझ ही पा रहे होंगे, विश्व के अनेक कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से आपस में जुड़े होते हैं, इन्हीं को हम इंटरनेट कहते हैं। आखिरी प्रश्न है, परिवहन के 4 साधन का नाम बताइए। सभी को पता होंगे 4 साधन, जैसे कि हवाई जहाज़ हो गया यानी वायुयान हो गया, बस हो गई, रेलगाड़ी हो गई जिसको हम ट्रेन बोलते हैं। हाल ही में कौन सी ट्रेन चल रही, भारत में सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी है, सबसे फास्ट ट्रेन कौन सी है, आपको कमेंट करके बताना है। पानी का जहाज़, पानी के बड़े बड़े शिप्स बन गए हैं, उन शिप्स के माध्यम से हम ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हैं, कहीं भी जा आ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं तक। तो दोस्तों, हमारा ये अनूठा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अच्छा लगा, ख़राब लगा, जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अन्य ज़रूरतमंद साथियों के साथ, छात्रों के साथ, अभिभावकों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को लाभ प्राप्त हो सके और जिससे कि हमारा जो मकसद है सभी को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, वो सबको प्राप्त हो सके। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड